हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है शादी के जादुई लहंगे के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। दूर किसी एक गांव में सोनिया नाम की एक लड़की अपनी बड़ी माँ के साथ रहा करती थी। सोनिया की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। तब से सोनिया अपनी बड़ी माँ के साथ ही रहा करती थी। सोनिया उस घर में पूरे दिन नौकरानी की तरह काम किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी बड़ी माँ की बेटी सायली अपनी सहेलियों के साथ दिन भर मौज मस्ती ही किया करती थी। फिर एक दिन सायली अपनी माँ से बोलती है, मॉम, ब्यूटी पार्लर में एक नई तरह की फेस क्रीम आई है, तुम उसे खरीदने के लिए मुझे पैसे दे दो। माँ, मैं उसे लगाने से और भी खूबसूरत बन जाऊंगी। अरे ठीक है बेटा, ले लो। तुम्हें मेकअप करने के लिए जितने भी पैसे चाहिए तुम मुझसे मांग लिया करो, मैं तुम्हें दे दूंगी। ये बात सुनकर सोनिया अपनी बड़ी माँ से बोलती है, बड़ी माँ, मैं भी ब्यूटी पार्लर में जाना चाहती हूँ और मैं भी मेकअप करवाना चाहती हूँ, मुझे भी कुछ पैसे दे दीजिए बड़ी माँ। अरे तुम मेकअप करवा कर क्या करेगी? कोई भी क्रीम तेरे इस मनहूस चेहरे के लिए फीकी पड़ जाएगी। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली हूँ, मेरा पैसा सब बेकार ही जाएगा। सुन सोनिया, अगर तुझे मेकअप करने का इतना ही शौक लगा है तो तू सोने से पहले मिट्टी लगा लेना, फिर देखना सुबह तेरे चेहरे में कितना निखार आ जाएगा। आई बड़ी मेकअप करने वाली। इस तरह से बोलकर दोनों माँ बेटी सोनिया का मजाक उड़ाने लगती है। सोनिया की उस घर में कोई भी चिंता नहीं करता था, बस पूरे दिन काम करवाते थे। इस वजह से सोनिया हमेशा उदास रहा करती थी। फिर सोनिया उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। उस घर में सोनिया एक एक पैसे के लिए तरसती थी। फिर एक दिन सायली की माँ सायली का रिश्ता एक बहुत ही अच्छे और अमीर घर में करवा देती है। सायली बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, इसलिए अब मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे और महंगे महंगे गहने बनवाऊंगी। ये बात सुनकर सोनिया अपनी बड़ी माँ से बोलती है, बड़ी माँ, अब दीदी के बाद आप मेरी ही शादी करवाएंगी ना? तो आप दीदी के साथ साथ एक गहना मेरे लिए भी बनवा दीजिए, मेरा गहना पहनने का बहुत मन करता है। बड़ी माँ, एक गहना बनवा दीजिए प्लीज। तुझसे किसने बोला कि मैं तेरी शादी करवाऊंगी? तू पागल हो गई है क्या? तेरी शादी करवाने के लिए हम लोगों के पास कोई पैसे वैसे नहीं है, और वैसे भी तेरी इस छिपकली वाली शक्ल को देखकर कोई लड़का तुझे पसंद ही नहीं करेगा। तू चुपचाप इस घर में नौकरानी की तरह काम कर, ज्यादा बकबक मत किया कर, वरना हम लोग तुझे अपने घर से निकाल देंगे, समझी तू? अपनी बड़ी माँ और सायली की ये बात सुनकर सोनिया बहुत उदास हो जाती है और वो पार्क में घूमने के लिए चली जाती है। चाची और दीदी कितनी बुरी हैं, उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। काश मेरी माँ जिंदा होती। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करती। फिर सोनिया उस पार्क में अपनी माँ को याद करके खूब रोती है और भगवान से इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए कहती है। सोनिया भी रो ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि कुछ लकड़हारे एक पेड़ को काटने के लिए जा रहे थे। ये देखकर सोनिया उन लकड़हारों के पास जाती है और उनसे बोलती है, रुक जाओ तुम लोग, इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? काटना ही है तो तुम सूखे पेड़ को काट लो। अरे ओ लड़की, चल भाग यहाँ से। तू कौन होती है हमें बोलने वाली? देखो, इस तरह से हरे भरे पेड़ को काटना अच्छी बात नहीं है, तुम लोग उसे मत काटो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। जा जा लड़की, भाग यहाँ से, हम किसी से नहीं डरते। जा, तुझे जिसे भी बुलाना है बुला कर ले आ। फिर सोनिया पुलिस को बुलाने के लिए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में सोनिया पुलिस के साथ वहाँ पर वापस आती है। पुलिस को देखते ही वो दोनों लकड़हारे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर पुलिस वाला सोनिया से बोलता है, बेटा, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर पुलिस वाला सोनिया को धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है।
फिर सोनिया जैसे ही जाने वाली होती है कि तभी उस पेड़ से एक आवाज आती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुमने मेरी जान बचाई है। तुम एक ईमानदार और एक नेक दिल की लड़की हो, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरी जिंदगी दुख और तकलीफों से भरी पड़ी है। मेरे माता और पिता के गुजर जाने के बाद मेरी बड़ी माँ और बहन मुझे बहुत सताती हैं। मेरे माता और पिता के गुजर जाने के बाद मेरा इस दुनिया में ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तुम मुझसे अपनी कोई भी एक इच्छा मांग सकती हो। बताओ, तुम मुझसे क्या मांगोगी? मुझे एक लहंगा चाहिए। मेरा लहंगा पहनने का बहुत दिनों से मन करता है। क्या तुम मुझे लहंगा दे सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये लो, ये एक जादुई लहंगा है। तुम इसको पहनने से बहुत ही ज्यादा सुंदर और खूबसूरत दिखने लगोगी। लेकिन मेरी बड़ी माँ और बहन मुझे बहुत सताती हैं। सोनिया कितना बोलते ही वो पेड़ एक इंसान के रूप में बदल जाता है। ये देखकर सोनिया हैरान रह जाती है। सोनिया, मेरा नाम राजकुमार सूर्या है। मैं पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूँ। मेरे पैसों के घमंड के कारण मैंने एक ऋषि मुनि का अपमान कर दिया, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। तभी से मैं एक पेड़ बन गया हूँ। ऋषि मुनि ने बोला था कि अगर तुम्हारी कोई नेक दिल लड़की मदद करेगी तो तुम्हारा श्राप टूट सकता है और तुम फिर से इंसान बन सकते हो। सोनिया, आज मैं तुम्हारी वजह से उस श्राप से मुक्त हो गया हूँ। चलो, तुम मेरे साथ मेरे महल चलो। उसके बाद सोनिया राजकुमार सूर्या के साथ उसके महल की तरफ चल देती है। वो राजकुमार सोनिया को एक बहुत बड़े महल में लेकर जाता है। सोनिया, आज से मेरी सारी संपत्ति पर तुम्हारा हक है। इसे अपना ही समझो। फिर इस तरह सोनिया राजकुमार सूर्या के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सोनिया उस जादुई लहंगे को पहनकर बहुत ही सुंदर दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ सोनिया की बड़ी माँ और सायली को जब ये बात पता चलती है, तब वो लोग बहुत ही गुस्सा होती हैं और सोनिया को लेने के लिए राजकुमार सूर्या के महल में आ जाती हैं। क्यों रे सोनिया की बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तू मुझसे बिना पूछे यहाँ आकर रह रही है। जल्दी से घर चल, नहीं तो मार मार कर तेरी टांगे तोड़ दूंगी। हाँ माँ, इसकी हिम्मत तो देखो, भिखारी चली करोड़पति बनने के लिए। सोनिया की बड़ी माँ जब सोनिया को डांट रही थी, तभी वहाँ पर राजकुमार सूर्या आ जाता है और उनसे बोलता है, तुम दोनों एक नंबर की लालची और धोखेबाज औरतें हो। तुम दोनों को सोनिया की खुशियाँ बर्दाश्त ही नहीं होती। तुम लोग अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। फिर पुलिस तुम्हें डंडे मार कर यहाँ से भगा देगी। पुलिस का नाम सुनते ही दोनों माँ बेटी घबरा जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। उनके जाने के बाद राजकुमार सूर्या सोनिया से बोलता है, सोनिया, मैंने जब से तुम्हें देखा है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। सोनिया, विल यू मैरी मी? सोनिया भी राजकुमार को पसंद करती थी और वो शादी के लिए हाँ बोल देती है। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार सूर्या और सोनिया की शादी हो जाती है। अब सोनिया को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर सोनिया राजकुमार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में दिया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। दिया के पिता रामपाल एक गरीब मजदूर थे। वो मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करते थे। एक दिन दिया की शादी तय हो जाती है। भाई साहब, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझो, लेकिन हम 1 महीने में शादी करेंगे। ठीक है भाई साहब, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। लड़की वालों के जाने के बाद रामपाल अपनी पत्नी पूनम से बोलते हैं, सुनो, 1 महीने बाद हमारी बेटी की शादी है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं
कि हम अपनी बेटी के लिए शादी का जोड़ा तक ला सकें। आप सही कह रहे हैं जी, हमें कुछ करना होगा। सुनो, मैं जमींदार से बात करूंगा और उनके यहाँ पर काम करूंगा। इतना कहकर रामपाल जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, आप मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दीजिए। ठीक है, तू जितना करेगा तुझे उतनी ही पगार मिलेगी। रामपाल खुश हो जाता है। तब से वो रात को भी काम करने लगता है। रामपाल दिन भर खेतों में काम करता था। उसके बाद रात को सामान ढोता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इतना काम करने के कारण रामपाल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। लेकिन रामपाल के इलाज में उसके कमाए हुए जितने रुपए थे वो सारे के सारे लग जाते हैं। पूनम ये सोचकर बहुत उदास रहने लगी। अब रामपाल काम भी नहीं कर सकते थे। अब दिया की शादी की तैयारी की बात तो बहुत दूर, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। माँ, अब मेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं शादी में क्या पहनूंगी माँ? बेटा, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ऊपर वाले पर विश्वास रखो, वो हमें रास्ता जरूर दिखाएंगे। मैं कल बड़े बड़े घरों में काम मांगने के लिए जाऊंगी बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। अगले दिन पूनम सोसाइटी में काम मांगने के लिए जाती है। उसे वहाँ पर नौकरानी का काम मिल जाता है। पूनम थोड़ा बहुत पैसा कमा पाती थी और उससे वो अपने पति की दवाइयाँ और घर के खाने पीने का खर्चा चला रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिया की शादी का दिन अब पास आने लगता है। माँ, कुछ दिनों बाद मेरी शादी है और अभी तक मेरी शादी के लिए लहंगा तक नहीं आया है। माँ, पूनम की शादी का एक कड़ा रखा हुआ था। पूनम सोचती है, मैं उस कड़े को बेच देती हूँ, उससे थोड़ा बहुत पैसा जरूर आएगा, जिससे मैं अपनी बेटी के लिए एक लहंगा चोली खरीद पाऊंगी। ये सोचकर पूनम उस कड़े को बेच देती है और उसके बदले उसे थोड़ा सा पैसा मिल जाता है। चल बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुझे इससे लहंगा चोली दिलाकर लाती हूँ। ये सुनकर दिया बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटी दुकान में लहंगा चोली लेने जाते हैं और बाजार में एक दुकान पर पहुँच जाती हैं। जी भाई साहब, ये लहंगा कितने का है? ये 10,000 का लहंगा है बहन जी। भाई साहब, दुकान का सबसे सस्ता लहंगा कितने का होगा? बहन जी, हमारी दुकान में 5,000 से कम का लहंगा है ही नहीं। भाई साहब, मेरे पास बस 2,000 रुपए हैं। मेरी बेटी की शादी है कुछ दिनों में, क्या आप मुझे एक लहंगा उधार दे सकते हैं? अरे जाओ जाओ यहाँ से बहन जी, मेरी दुकान पर उधार की कोई चीजें नहीं मिलती। दोनों माँ बेटी दुखी होकर उस दुकान से बाहर आ जाती हैं। वो सारी मार्केट घूम लेती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सस्ता सा लहंगा नजर ही नहीं आता। फिर दोनों माँ बेटी दुखी होकर अपने घर वापस आ जाती हैं। क्या हुआ पूनम, मेरी बेटी के लिए लहंगा चोली नहीं लेकर आई? पूनम रामपाल को सारी बातें बताती है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने अपनी बीमारी पर सारे पैसे खर्च करवा दिए। मेरी बिटिया के लिए अब कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं पिताजी, आप बस ठीक हो जाइए। मेरे लिए वही बहुत है। शादी तो फिर कभी हो जाएगी पिताजी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब शादी के लिए सिर्फ एक दिन बचा हुआ था। दिया का अभी तक लहंगा चोली नहीं आया था। घर में सभी लोग बहुत उदास बैठे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। तभी दरवाजे पर एक फकीर साधु बाबा आते हैं। भिक्षा दो बेटी और अपनी मनोकामनाएं पूरी करो। दिया दौड़ती दौड़ती बाहर आती है
और साधु के लिए खाना लाती है। बाबा जी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये थोड़ा सा खाना है, आप यही खा लीजिए। बाबा खाना खा लेते हैं और बोलते हैं, बेटी थोड़ा सा पानी मिलेगा? दिया बाबा के लिए पानी लेकर आती है। तभी बाबा बोलते हैं, बिटिया तुम इतना उदास क्यों हो? दिया बाबा को अपनी सारी समस्या बता देती है। फिर बाबा दिया को छोटा सा बक्सा देते हैं। ये लो बिटिया, इस बक्से को कल अपनी शादी के दिन ही खोलना। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। आज दिया की शादी थी और अभी तक घर में कोई भी तैयारी नहीं हुई थी। दिया को बाबा की कही हुई बात अचानक से याद आ जाती है। दिया दौड़कर बक्से के पास जाती है और बक्सा खोलती है। तभी उस बक्से में से एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा निकलकर बाहर आता है। दिया वो देखकर काफी खुश हो जाती है और भागी भागी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ये देखो मेरा लहंगा चोली। बेटा, तुम ये कहाँ से लाई? दिया अपनी माँ को सारी बात बताती है। फिर उसकी माँ बोलती है, धन्य है वो बाबा जिसने हमारी इतनी मदद की। माँ, काश मेरे पास एक छोटी सी मेकअप किट भी होती तो मैं अपना मेकअप घर पर ही खुद कर लेती। इतना कहते ही वहाँ तुरंत एक मेकअप किट आ जाती है, जिसे देख दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती हैं। बिटिया, मुझे लग रहा है कि ये लहंगा जादुई है। चलो बिटिया, इससे कुछ और मांग कर देखते हैं। काश मेरे पिताजी पूरी तरह ठीक हो जाते। इतना कहते ही रामपाल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया। देखो देखो पूनम, देखो गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। फिर दिया अपने पिता को लहंगे की वो सारी बातें बताती है। लहंगे की मदद से वो शादी की सारी तैयारियां कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद दिया तैयार होकर शादी के लिए आती है। देखो भाई साहब, हमें तुम्हारे हालात के बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए हम तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे, पर हमें अपने बेटे की शादी के लिए 5 लाख रुपए कैश और घर का फर्नीचर चाहिए, समझे आप? लेकिन भाई साहब, मैं इतना सब कुछ कहाँ से लाऊंगा? मैं एक गरीब मजदूर हूँ। भाई साहब देखो, ये सब मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, ये सब तो मैं आपकी बेटी के लिए मांग रहा हूँ, ताकि उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। इसीलिए आप जल्दी से हमें 5 लाख रुपए कैश दे दीजिए, नहीं तो हम ये शादी नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर पूनम आती है और धीरे से अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, हम इनको जमींदार से पैसे उधार लेकर दे देते हैं। भाई साहब आप शादी करवाओ, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है भाई साहब, हम शादी करवा देते हैं, लेकिन याद रखना हम लड़की को तभी लेकर जाएंगे जब तुम पैसों का इंतजाम कर लोगे। तभी वहाँ पर दिया आती है और बोलती है, पिताजी मुझे ये शादी नहीं करनी। अंकल जी, आप जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाइए और अपने बेटे को कहीं और जाकर बेचिए। कितनी बदतमीज लड़की है, लड़के वालों से बात करने की तमीज नहीं है। आंटी जी, जरा आप खुद को देखिए कि आप हम गरीबों से किस तरह बोल रही हैं। अच्छा होगा कि आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, नहीं तो आपकी इससे भी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। बारात गुस्से में वापस चली जाती है। दिया बिटिया, तुमने ये क्या किया? अब तुमसे शादी कौन करेगा बिटिया? कोई बात नहीं पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे। दिया अपने जादुई लहंगे की मदद से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करती है और एक बहुत ही बड़ी अफसर बन जाती है। कुछ दिनों बाद वही साधु बाबा अपने बेटे को लेकर दिया के घर आते हैं।
दिया देखते ही साधु के बेटे को पसंद कर लेती है और कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद दिया खुशी खुशी साधु बाबा के घर अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। कहानी है शादी के जादुई लहंगे के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। दूर किसी एक गांव में सोनिया नाम की एक लड़की अपनी बड़ी माँ के साथ रहा करती थी। सोनिया की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। तब से सोनिया अपनी बड़ी माँ के साथ ही रहा करती थी। सोनिया उस घर में पूरे दिन नौकरानी की तरह काम किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी बड़ी माँ की बेटी सायली अपनी सहेलियों के साथ दिन भर मौज मस्ती ही किया करती थी। फिर एक दिन सायली अपनी माँ से बोलती है, मॉम, ब्यूटी पार्लर में एक नई तरह की फेस क्रीम आई है, तुम उसे खरीदने के लिए मुझे पैसे दे दो। माँ, मैं उसे लगाने से और भी खूबसूरत बन जाऊंगी। अरे ठीक है बेटा, ले लो। तुम्हें मेकअप करने के लिए जितने भी पैसे चाहिए तुम मुझसे मांग लिया करो, मैं तुम्हें दे दूंगी। ये बात सुनकर सोनिया अपनी बड़ी माँ से बोलती है, बड़ी माँ, मैं भी ब्यूटी पार्लर में जाना चाहती हूँ और मैं भी मेकअप करवाना चाहती हूँ, मुझे भी कुछ पैसे दे दीजिए बड़ी माँ। अरे तुम मेकअप करवा कर क्या करेगी? कोई भी क्रीम तेरे इस मनहूस चेहरे के लिए फीकी पड़ जाएगी। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली हूँ, मेरा पैसा सब बेकार ही जाएगा। सुन सोनिया, अगर तुझे मेकअप करने का इतना ही शौक लगा है तो तू सोने से पहले मिट्टी लगा लेना, फिर देखना सुबह तेरे चेहरे में कितना निखार आ जाएगा। आई बड़ी मेकअप करने वाली। इस तरह से बोलकर दोनों माँ बेटी सोनिया का मजाक उड़ाने लगती है। सोनिया की उस घर में कोई भी चिंता नहीं करता था, बस पूरे दिन काम करवाते थे। इस वजह से सोनिया हमेशा उदास रहा करती थी। फिर सोनिया उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। उस घर में सोनिया एक एक पैसे के लिए तरसती थी। फिर एक दिन सायली की माँ सायली का रिश्ता एक बहुत ही अच्छे और अमीर घर में करवा देती है। सायली बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, इसलिए अब मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे और महंगे महंगे गहने बनवाऊंगी। ये बात सुनकर सोनिया अपनी बड़ी माँ से बोलती है, बड़ी माँ, अब दीदी के बाद आप मेरी ही शादी करवाएंगी ना? तो आप दीदी के साथ साथ एक गहना मेरे लिए भी बनवा दीजिए, मेरा गहना पहनने का बहुत मन करता है। बड़ी माँ, एक गहना बनवा दीजिए प्लीज। तुझसे किसने बोला कि मैं तेरी शादी करवाऊंगी? तू पागल हो गई है क्या? तेरी शादी करवाने के लिए हम लोगों के पास कोई पैसे वैसे नहीं है, और वैसे भी तेरी इस छिपकली वाली शक्ल को देखकर कोई लड़का तुझे पसंद ही नहीं करेगा। तू चुपचाप इस घर में नौकरानी की तरह काम कर, ज्यादा बकबक मत किया कर, वरना हम लोग तुझे अपने घर से निकाल देंगे, समझी तू? अपनी बड़ी माँ और सायली की ये बात सुनकर सोनिया बहुत उदास हो जाती है और वो पार्क में घूमने के लिए चली जाती है। चाची और दीदी कितनी बुरी हैं, उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। काश मेरी माँ जिंदा होती। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करती। फिर सोनिया उस पार्क में अपनी माँ को याद करके खूब रोती है और भगवान से इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए कहती है। सोनिया भी रो ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि कुछ लकड़हारे एक पेड़ को काटने के लिए जा रहे थे। ये देखकर सोनिया उन लकड़हारों के पास जाती है और उनसे बोलती है, रुक जाओ तुम लोग, इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? काटना ही है तो तुम सूखे पेड़ को काट लो। अरे ओ लड़की, चल भाग यहाँ से। तू कौन होती है हमें बोलने वाली? देखो, इस तरह से हरे भरे पेड़ को काटना अच्छी बात नहीं है। तुम लोग उसे मत काटो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। जा जा लड़की, भाग यहाँ से, हम किसी से नहीं डरते। जा, तुझे जिसे भी बुलाना है बुला कर ले आ। फिर सोनिया पुलिस को बुलाने के लिए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में सोनिया पुलिस के साथ वहाँ पर वापस आती है। पुलिस को देखते ही वो दोनों लकड़हारे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं।
फिर पुलिस वाला सोनिया से बोलता है, बेटा आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर पुलिस वाला सोनिया को धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर सोनिया जैसे ही जाने वाली होती है कि तभी उस पेड़ से एक आवाज आती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया, तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम एक ईमानदार और एक नेक दिल की लड़की हो, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी जिंदगी दुख और तकलीफों से भरी पड़ी है। मेरे माता और पिता के गुजर जाने के बाद मेरी बड़ी माँ और बहन मुझे बहुत सताती हैं। मेरे माता और पिता के गुजर जाने के बाद मेरा इस दुनिया में ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तुम मुझसे अपनी कोई भी एक इच्छा मांग सकती हो, बताओ तुम मुझसे क्या मांगोगी? मुझे एक लहंगा चाहिए, मेरा लहंगा पहनने का बहुत दिनों से मन करता है। क्या तुम मुझे लहंगा दे सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये लो, ये एक जादुई लहंगा है। तुम इसको पहनने से बहुत ही ज्यादा सुंदर और खूबसूरत दिखने लगोगी। लेकिन मेरी बड़ी माँ और बहन मुझे बहुत सताती हैं। सोनिया के इतना बोलते ही वो पेड़ एक इंसान के रूप में बदल जाता है। ये देखकर सोनिया हैरान रह जाती है। सोनिया, मेरा नाम राजकुमार सूर्या है। मैं पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूँ। मेरे पैसों के घमंड के कारण मैंने एक ऋषि मुनि का अपमान कर दिया, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। तभी से मैं एक पेड़ बन गया हूँ। ऋषि मुनि ने बोला था कि अगर तुम्हारी कोई नेक दिल लड़की मदद करेगी तो तुम्हारा श्राप टूट सकता है और तुम फिर से इंसान बन सकते हो। सोनिया, आज मैं तुम्हारी वजह से उस श्राप से मुक्त हो गया हूँ। चलो तुम मेरे साथ मेरे महल चलो। उसके बाद सोनिया राजकुमार सूर्या के साथ उसके महल की तरफ चल देती है। वो राजकुमार सोनिया को एक बहुत बड़े महल में लेकर जाता है। सोनिया, आज से मेरी सारी संपत्ति पर तुम्हारा हक है, इसे अपना ही समझो। फिर इस तरह सोनिया राजकुमार सूर्या के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सोनिया उस जादुई लहंगे को पहनकर बहुत ही सुंदर दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ सोनिया की बड़ी माँ और सायली को जब ये बात पता चलती है तब वो लोग बहुत ही गुस्सा होती हैं और सोनिया को लेने के लिए राजकुमार सूर्या के महल में आ जाती हैं। क्यों रे सोनिया की बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तू मुझसे बिना पूछे यहाँ आकर रह रही है। जल्दी से घर चल, नहीं तो मार मार कर तेरी टांगे तोड़ दूंगी। हाँ माँ, इसकी हिम्मत तो देखो, भिखारी चली करोड़पति बनने के लिए। सोनिया की बड़ी माँ जब सोनिया को डांट रही थी तभी वहाँ पर राजकुमार सूर्या आ जाता है और उनसे बोलता है, तुम दोनों एक नंबर की लालची और धोखेबाज औरतें हो। तुम दोनों को सोनिया की खुशियाँ बर्दाश्त ही नहीं होती। तुम लोग अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। फिर पुलिस तुम्हें डंडे मार कर यहाँ से भगा देगी। पुलिस का नाम सुनते ही दोनों माँ बेटी घबरा जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। उनके जाने के बाद राजकुमार सूर्या सोनिया से बोलता है, सोनिया, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। सोनिया, विल यू मैरी मी? सोनिया भी राजकुमार को पसंद करती थी और वो शादी के लिए हाँ बोल देती है। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार सूर्या और सोनिया की शादी हो जाती है। अब सोनिया को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर सोनिया राजकुमार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। ये कहानी है जादुई शादी के लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में श्रुति अपने पिता दिनेश और अपनी माँ शालिनी के साथ हंसी खुशी से रहती थी। श्रुति के माता पिता श्रुति से बहुत प्यार करते थे और उसके पिता मेहनत करके अपना और पूरे घर का खर्चा उठाया करते थे। श्रुति के पिता दिनेश एक टैक्सी ड्राइवर थे और श्रुति की माँ शालिनी घर में ही रहकर
घर का पूरा काम संभालती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह सुबह श्रुति, ओ श्रुति, जल्दी से अपने पापा के लिए नाश्ता बना दे, उन्हें काम पर जाना है। हाँ माँ, बस नहा कर आ रही हूँ और पापा तो अभी तक सो रहे हैं। अब क्या करें, बेचारे दिन रात टैक्सी चलाते हैं, तब जाकर कहीं इस घर के खर्चे पूरे हो पाते हैं। थोड़ी देर बाद श्रुति के पिता जाग जाते हैं और शालिनी को पुकारने लगते हैं। शालिनी, ओ शालिनी, जल्दी से पानी गर्म करके दे दो, मुझे 1 घंटे में रेलवे स्टेशन पहुंचना है। 1 घंटे के बाद ट्रेन आने वाली होगी, वहाँ पर बहुत सारी सवारी मिल जाएगी। अरे जी, मैंने पानी गरम कर दिया है, आप जल्दी से जाकर नहा लीजिए, तब तक श्रुति आपके लिए नाश्ता बना देगी। भाग्यवान, तुम कितनी अच्छी हो, मेरे बिना बोले ही तुम सारा काम पहले से ही करके रखती हो। अरे नहीं जी, आप भी तो दिन रात मेहनत करते हैं, तो मेरा तो इतना फर्ज बनता ही है। हाँ शालिनी, बस श्रुति बेटी की शादी हो जाए, फिर सारी टेंशन ही दूर हो जाएगी। इतने में श्रुति वहाँ आ जाती है। क्या पापा, आप भी ना? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, शादी में कितना सारा पैसा खर्च होता है, हम लोग इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? उसकी चिंता तुम मेरे ऊपर छोड़ दो बेटा, मेरी प्यारी बिटिया के लिए कहीं न कहीं से मैं इंतजाम कर ही लूँगा। श्रुति मुंह लटकाकर किचन में पापा के लिए नाश्ता बनाने चली जाती है। शालिनी, मैंने श्रुति के लिए एक अच्छा सा लड़का देख रखा है, आज शाम में उसके घर जाकर बात कर लूँगा। आपको जैसा ठीक लगे, अब सब कुछ आप ही को तो करना है। श्रुति के पिता नाश्ता करके अपनी टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। दिन भर टैक्सी चलाने के बाद शाम होते ही श्रुति के पिता लड़के वालों के घर पहुंच जाते हैं। नमस्ते बहन जी, मैं श्रुति का पापा हूँ। उस दिन मैंने आपसे रिश्ते की बात की थी ना? अरे हाँ, आइए आइए भाई साहब, बैठिए और सुनाइए, घर में सब कैसे हैं? जी सब ठीक है। मैं सोच रहा था कि अगर एक बार आप श्रुति को देखने हमारे घर आ जाते तो हम लोग इसी गर्मी में शादी कर देते। अरे बिल्कुल, हम लोग तो कल ही आपके घर लड़की देखने आ जाएंगे। उसके बाद श्रुति के पापा वापस अपने घर आ जाते हैं। शालिनी, अरे ओ शालिनी, जल्दी से बाहर आओ। अरे क्या हुआ जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? शालिनी, कल लड़के वाले श्रुति को देखने हमारे घर आ रहे हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। रात बहुत हो चुकी थी, सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही घर की तैयारियों में सभी जुट जाते हैं। अरे श्रुति, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? लड़के वाले आते ही होंगे, जा जल्दी से नई साड़ी पहन ले। थोड़ी देर बाद लड़के वाले श्रुति को देखने आ जाते हैं। कुछ देर तक खाना पीना चलते रहता है। उसके बाद लड़के की माँ कहती है, हमें श्रुति जैसी सुंदर और संस्कारी बहू ही चाहिए थी, अब वो भी मिल गई, तो अगले महीने ही शादी तय कर लेते हैं। पर समधन जी, वो दहेज। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? श्रुति हमारी बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी बनकर रहेगी। हमें तो बस बहू ही चाहिए, कोई दहेज नहीं। इसके बाद रिश्ता तय हो जाता है और अगले महीने शादी की तारीख पक्की हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और शादी से ठीक 3 दिन पहले श्रुति के पापा शालिनी से कहते हैं, शालिनी, मैंने लगभग सारी तैयारी पूरी कर दी है, पर मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं और श्रुति के लिए एक अच्छा सा लहंगा भी तो लेना है। समझ नहीं आ रहा श्रुति के लिए एक लहंगा कैसे खरीदूं? अरे जी, हो सके तो किसी से उधार ले लो, बाद में लौटा देना। श्रुति के पिता अपने बहुत सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगते हैं, पर कोई भी उन्हें पैसे नहीं देता। वो बहुत निराश हो जाते हैं।
और रात को अपनी टैक्सी लेकर अपने घर वापस आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत टैक्सी के पास पहुंचकर कहती है, बेटा, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और मुझे बहुत दूर जाना है। क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हो बेटा? अरे कोई बात नहीं अम्मा जी, आप टैक्सी में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। श्रुति के पिता उस बूढ़ी औरत को उसके घर तक छोड़ देते हैं, लेकिन टैक्सी से उतरते ही वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत परी के रूप में बदल जाती है। अरे कौन हो तुम? घबराओ मत, मैं एक परी हूँ और उस रास्ते पर भेष बदलकर मैं सभी लोगों की परीक्षा ले रही थी। तुम्हारे अलावा किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, लेकिन शादी में पहनने के लिए उसके पास कोई लहंगा नहीं है। अगर आप मुझे एक लहंगा दे दें तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। दिनेश के इतना बोलते ही परी अपने जादू से एक लहंगा प्रकट करके श्रुति के पिता को दे देती है। ये एक जादुई लहंगा है। इसे पहनने वाली दुल्हन अपने आप बहुत सुंदर हो जाएगी और उसकी सारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है। श्रुति के पिता वो लहंगा लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं और सारी बात श्रुति और शालिनी को बताते हैं। दिनेश के मुंह से ये बातें सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। शादी के दिन श्रुति वो लहंगा पहन लेती है। जादुई लहंगा पहनते ही श्रुति पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और उसके हाथों में सोने की चूड़ियाँ आ जाती हैं और सारा घर बहुत सुंदर सा सज धज जाता है। जादुई लहंगे के कारण तरह तरह की मिठाइयाँ और खाने प्रकट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ बारात आ जाती है और बहुत धूमधाम से श्रुति की शादी हो जाती है। श्रुति अपने ससुराल पहुँच जाती है। ससुराल में श्रुति को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि उससे सुंदर दुल्हन और उसका लहंगा आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। शादी के अगले दिन ससुराल में श्रुति उस जादुई लहंगे की मदद से बहुत ही यम्मी खाना बनाती है। वाह बेटा, कितना टेस्टी खाना बनाया है तुमने। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। उस दिन के बाद श्रुति अपने जादुई लहंगे की मदद से घर के सारे काम आराम से करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब श्रुति अपने ससुराल में सबकी लाडली बन गई थी। इसलिए श्रुति की नंद सूजी उससे जलने लगती है। एक दिन मौका लगते ही श्रुति की नंद श्रुति के कमरे में पहुंच जाती है। आज इसकी सभी साड़ियाँ और सूट फाड़ देती हूँ। इसे मजा चखाना ही होगा। बहुत सबकी लाडली बनी फिरती है ना। सूजी जैसे ही श्रुति की अलमारी खोलती है, उसे श्रुति का जादुई लहंगा दिखाई देता है। अरे ये तो वही लहंगा है जो उसने अपनी शादी में पहना था। आज इसका खेल खत्म ही कर देती हूँ। श्रुति की नंद जैसे ही वो लहंगा उठाती है, उसे बहुत तेज करंट लगता है। श्रुति की नंद उस लहंगे को वहीं फेंक देती है और चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो कभी भी श्रुति के कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करती। जादुई लहंगे की मदद से श्रुति खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती है और गरीबों में दान भी करती है। शादी के जादुई लहंगों के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में सुरीली नाम की एक औरत रहा करती थी। सुरीली अपनी बेटी अमीशा के साथ रहा करती थी। अमीशा की माँ गरीब थी। वो दूसरों के घरों में काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी। फिर एक दिन अमीशा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और लड़के वाले
अमीशा को पसंद भी कर लेते हैं। लेकिन वो लोग अमीशा की माँ से ढेर सारे पैसे मांगते हैं। अमीशा की माँ पैसे देने के लिए हाँ बोल देती हैं। फिर लड़के वाले 1 महीने का समय देकर वहाँ से चले जाते हैं। माँ, आपने इतने सारे पैसे देने के लिए हाँ क्यों बोल दिया? हम लोगों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे माँ? बेटा, वो तो मुझे भी नहीं पता कि इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम जरूर कर लूँगी। कल मैं मालकिन के पास पैसे मांगने के लिए जाऊँगी। मालकिन जो भी पैसे देंगी मैं तेरी शादी के लिए जमा करके रख दूंगी बेटा। फिर अगले दिन सुबह होने पर अमीशा की माँ अपनी मालकिन के घर पैसे मांगने के लिए जाती हैं। मालकिन, मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है, कुछ पैसों की कमी पड़ रही है। अगर आप कुछ पैसे दे देंगी तो आपका बहुत एहसान होगा मालकिन। मैं आपके यहाँ काम करके आपका सारा पैसा चुका दूंगी। मैं तुम्हें इतने सारे पैसे नहीं दे सकती हूँ। अगर तुम्हें उतने पैसे चाहिए तो तुम पहले मेरे यहाँ काम करो। अगर तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है तो तुम पिछले महीने का पैसा ले सकती हो। ज्यादा पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। अब तुम मेरे यहाँ से चली जाओ। अमीशा की माँ उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर अमीशा की माँ सुरीली जब काम पर जाती हैं, तो उनकी मालकिन उनसे बोलती हैं, सुनो, ये सब कुछ पुराने सामान हैं, तुम इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। ठीक है मालकिन, मैं अभी फेंक देती हूँ। उसके बाद मालकिन वहाँ से चली जाती है और अमीशा की माँ सारा सामान उठाकर बाहर फेंकने चली जाती हैं। तभी एक पुराने लहंगे में से आवाज आती है, नहीं नहीं, तुम मुझे मत फेंकना। अरे, तुम कौन हो और तुम बात कैसे कर सकते हो? मैं एक जादुई लहंगा हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पल भर में पूरी कर सकता हूँ। तुम मुझे अपने घर पर ले चलो और मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। अगर तुम जादुई लहंगे हो तो तुमने आज तक मेरी मालकिन की मदद क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हारी मालकिन एक लालची और धोखेबाज औरत है, इसलिए कभी मैं उसकी मदद नहीं करता। मैं गरीब और अच्छे लोगों की ही मदद करता हूँ। अब तुम मुझे अपने साथ अपने घर लेकर चलो। फिर अमीशा की माँ उस जादुई लहंगे को लेकर अपने घर पर चली जाती हैं। फिर एक दिन राजीव के पिताजी अमीशा के घर आते हैं और अमीशा की माँ से बोलते हैं, बहन जी, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? आपको दहेज तो याद है ना? तो आप उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि हमें समय पर दहेज नहीं मिला तो हम बारात वापस लेकर चले जाएंगे। नहीं नहीं, आप पैसों की चिंता मत करिए, मैं शादी से पहले पैसों का इंतजाम कर लूंगी। हाँ तो ठीक है बहन जी, मैं चलता हूँ, मुझे भी तो शादी की तैयारी करनी है ना। फिर राजीव के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। माँ, तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? हम लोगों के पास तो पैसे भी नहीं हैं। तुम पैसे कहाँ से दोगी माँ? तभी अमीशा की माँ उस जादुई लहंगे से बोलती हैं, सुनो जादुई लहंगे, क्या तुम मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे दे सकते हो? तुम तो एक जादुई लहंगे हो ना, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हारा बहुत ही एहसान होगा हम पर। हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। तुम्हारी बेटी की शादी अगले महीने में है ना? देखना, उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से होगी। मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगा। फिर देखते ही देखते 1 महीना निकल जाता है और अमीशा की शादी का दिन आ जाता है। तभी अमीशा की माँ जादुई लहंगे से बोलती हैं, हे जादुई लहंगे, आज मेरी बेटी की शादी है। तुमने कहा था ना कि तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बेटी की मदद जरूर करूँगा। मैं अपना वादा भूला नहीं हूँ।
तुम ये जादुई लहंगा अपनी बेटी को पहना दो, फिर देखो चमत्कार। फिर अमीशा जैसे ही उस जादुई लहंगे को पहनती है, वो एक सुंदर दुल्हन बनकर तैयार हो जाती है। अमीशा देखने में बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसके शरीर पर सोने के गहने लदे हुए थे। फिर जादुई लहंगा अमीशा की माँ को ढेर सारे पैसे देता है। ये देखकर अमीशा और उसकी माँ सुरीली बहुत खुश होती हैं। ये सब कुछ अमीशा की माँ की मालकिन देख लेती है। अमीशा की माँ की मालकिन शादी में शामिल होने के लिए आई थी और वो छुपकर सारी चीजें देख लेती हैं। ये सब देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और वो अमीशा की माँ से बोलती हैं, अरे ये जादुई लहंगा मेरा है, तुम मेरे घर से इसे चुरा कर अपने घर पर लाई हो। चुपचाप इस जादुई लहंगे को मुझे दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। जल्दी से मेरा जादुई लहंगा वापस करो। तुम ये मत भूलो नीतू कि तुम भी मुझे अपनी पड़ोसन के यहाँ से चुरा कर लाई थी। मालकिन, आपने तो उस दिन इस जादुई लहंगे को फेंकने के लिए बोला था। मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए इसे रख लेती हूँ। मालकिन, ये लहंगा तो अब मेरा हुआ ना। सुन सुरीली, ज्यादा बकवास मत कर। तू चुपचाप मेरा जादुई लहंगा मुझे वापस कर दे। नीतू, तुम भी इस जादुई लहंगे को चुरा कर ही लाई थी। अगर ये बात मैं पुलिस को बता दूंगा तो तुम जेल में जाओगी। इसीलिए अब तुम्हारा इस जादुई लहंगे पर कोई हक नहीं है। तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं पुलिस से बता दूंगा। जादुई लहंगे की बात सुनकर नीतू डर जाती है और जादुई लहंगे से बोलती है, नहीं नहीं जादुई लहंगे, तुम मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम मुझे कुछ भी मत करना और पुलिस को भी मत बताना। नीतू इतना बोलकर डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। फिर थोड़ी देर में लड़के वाले की बारात लेकर अमीशा के घर आ जाती हैं। फिर अमीशा की माँ जैसे ही पैसे देने के लिए जाती है, तभी राजीव बोलता है, नहीं नहीं आंटी जी, आप पैसे मत दीजिए। पिताजी, अगर आपने दहेज लिया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ठीक है बेटा, तुम ऐसा मत बोलो। ठीक है, मैं दहेज नहीं लूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना बेटा। तुम तो मेरे इकलौते बेटे हो। बहन जी, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मैं आपके ये पैसे नहीं लूंगा। फिर अमीशा और राजीव की शादी हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी है शादी का जादुई लहंगा चोली की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में दिया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। दिया के पिता रामपाल एक गरीब मजदूर थे। वो मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करते थे। एक दिन दिया की शादी तय हो जाती है। भाई साहब, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझो, लेकिन हम 1 महीने में शादी करेंगे। ठीक है भाई साहब, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। लड़की वालों के जाने के बाद रामपाल अपनी पत्नी पूनम से बोलते हैं, सुनो, 1 महीने बाद हमारी बेटी की शादी है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपनी बेटी के लिए शादी का जोड़ा तक ला सकें। आप सही कह रहे हैं जी, हमें कुछ करना होगा। सुनो, मैं जमींदार से बात करूंगा और उनके यहाँ पर काम करूंगा। इतना कहकर रामपाल जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। आप मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दीजिए। ठीक है, तू जितना करेगा तुझे उतनी ही पगार मिलेगी। रामपाल खुश हो जाता है। तब से वो रात को भी काम करने लगता है। रामपाल दिन भर खेतों में काम करता था। उसके बाद रात को सामान ढोता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इतना काम करने के कारण रामपाल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है।
लेकिन रामपाल के इलाज में उसके कमाए हुए जितने रुपए थे वो सारे के सारे लग जाते हैं। पूनम ये सोचकर बहुत उदास रहने लगी। अब रामपाल काम भी नहीं कर सकते थे। अब दिया की शादी की तैयारी की बात तो बहुत दूर, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। माँ अब मेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं शादी में क्या पहनूंगी माँ? बेटा, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ऊपर वाले पर विश्वास रखो, वो हमें रास्ता जरूर दिखाएंगे। मैं कल बड़े बड़े घरों में काम मांगने के लिए जाऊंगी बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। अगले दिन पूनम सोसाइटी में काम मांगने के लिए जाती है। उसे वहाँ पर नौकरानी का काम मिल जाता है। पूनम थोड़ा बहुत पैसा कमा पाती थी और उससे वो अपने पति की दवाइयाँ और घर के खाने पीने का खर्चा चला रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिया की शादी का दिन अब पास आने लगता है। माँ, कुछ दिनों बाद मेरी शादी है और अभी तक मेरी शादी के लिए लहंगा तक नहीं आया है। माँ, पूनम की शादी का एक कड़ा रखा हुआ था। पूनम सोचती है मैं उस कड़े को बेच देती हूँ, उससे थोड़ा बहुत पैसा जरूर आएगा जिससे मैं अपनी बेटी के लिए एक लहंगा चोली खरीद पाऊंगी। ये सोचकर पूनम उस कड़े को बेच देती है और उसके बदले उसे थोड़ा सा पैसा मिल जाता है। चल बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुझे इससे लहंगा चोली दिलाकर लाती हूँ। ये सुनकर दिया बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटी दुकान में लहंगा चोली लेने जाते हैं और बाजार में एक दुकान पर पहुँच जाती हैं। जी भाई साहब, ये लहंगा कितने का है? ये 10,000 का लहंगा है बहन जी। भाई साहब, दुकान का सबसे सस्ता लहंगा कितने का होगा? बहन जी, हमारी दुकान में 5,000 से कम का लहंगा है ही नहीं। भाई साहब, मेरे पास बस 2,000 रुपए हैं। मेरी बेटी की शादी है कुछ दिनों में, क्या आप मुझे एक लहंगा उधार दे सकते हैं? अरे जाओ जाओ यहाँ से बहन जी, मेरी दुकान पर उधार की कोई चीजें नहीं मिलती। दोनों माँ बेटी दुखी होकर उस दुकान से बाहर आ जाती हैं। वो सारी मार्केट घूम लेती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सस्ता सा लहंगा नजर ही नहीं आता। फिर दोनों माँ बेटी दुखी होकर अपने घर वापस आ जाती हैं। क्या हुआ पूनम, मेरी बेटी के लिए लहंगा चोली नहीं लेकर आई? पूनम रामपाल को सारी बातें बताती है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने अपनी बीमारी पर सारे पैसे खर्च करवा दिए। मेरी बिटिया के लिए अब कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं पिताजी, आप बस ठीक हो जाइए, मेरे लिए वही बहुत है। शादी तो फिर कभी हो जाएगी पिताजी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब शादी के लिए सिर्फ एक दिन बचा हुआ था। दिया का अभी तक लहंगा चोली नहीं आया था। घर में सभी लोग बहुत उदास बैठे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। तभी दरवाजे पर एक फकीर साधु बाबा आते हैं। भिक्षा दो बेटी और अपनी मनोकामनाएं पूरी करो। दिया दौड़ती दौड़ती बाहर आती है और साधु के लिए खाना लाती है। बाबा जी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, ये थोड़ा सा खाना है, आप यही खा लीजिए। बाबा खाना खा लेते हैं और बोलते हैं, बेटी थोड़ा सा पानी मिलेगा? दिया बाबा के लिए पानी लेकर आती है। तभी बाबा बोलते हैं, बिटिया तुम इतना उदास क्यों हो? दिया बाबा को अपनी सारी समस्या बता देती है। फिर बाबा दिया को छोटा सा बक्सा देते हैं। ये लो बिटिया, इस बक्से को कल अपनी शादी के दिन ही खोलना। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। आज दिया की शादी थी और अभी तक घर में कोई भी तैयारी नहीं हुई थी। दिया को बाबा की कही हुई बात अचानक से याद आ जाती है। दिया दौड़कर बक्से के पास जाती है
और बक्सा खोलती है। तभी उस बक्से में से एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा निकलकर बाहर आता है। दिया वो देखकर काफी खुश हो जाती है और भागी भागी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ये देखो मेरा लहंगा चोली। बेटा, तुम ये कहाँ से लाई? दिया अपनी माँ को सारी बात बताती है। फिर उसकी माँ बोलती है, धन्य है वो बाबा जिसने हमारी इतनी मदद की। माँ, काश मेरे पास एक छोटी सी मेकअप किट भी होती तो मैं अपना मेकअप घर पर ही खुद कर लेती। इतना कहते ही वहाँ तुरंत एक मेकअप किट आ जाती है, जिसे देख दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती हैं। बिटिया, मुझे लग रहा है कि ये लहंगा जादुई है। चलो बिटिया, इससे कुछ और मांग कर देखते हैं। काश मेरे पिताजी पूरी तरह ठीक हो जाते। इतना कहते ही रामपाल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। देखो देखो पूनम, देखो गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। फिर दिया अपने पिता को लहंगे की वो सारी बातें बताती है। लहंगे की मदद से वो शादी की सारी तैयारियां कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद दिया तैयार होकर शादी के लिए आती है। देखो भाई साहब, हमें तुम्हारे हालात के बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए हम तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे, पर हमें अपने बेटे की शादी के लिए 5 लाख रुपए कैश और घर का फर्नीचर चाहिए, समझे आप? लेकिन भाई साहब, मैं इतना सब कुछ कहाँ से लाऊंगा? मैं एक गरीब मजदूर हूँ। भाई साहब देखो, ये सब मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, ये सब तो मैं आपकी बेटी के लिए मांग रहा हूँ, ताकि उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। इसीलिए आप जल्दी से हमें 5 लाख रुपए कैश दे दीजिए, नहीं तो हम ये शादी नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर पूनम आती है और धीरे से अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, हम इनको जमींदार से पैसे उधार लेकर दे देते हैं। भाई साहब, आप शादी करवाओ, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है भाई साहब, हम शादी करवा देते हैं, लेकिन याद रखना, हम लड़की को तभी लेकर जाएंगे जब तुम पैसों का इंतजाम कर लोगे। तभी वहाँ पर दिया आती है और बोलती है, पिताजी, मुझे ये शादी नहीं करनी। अंकल जी, आप जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाइए और अपने बेटे को कहीं और जाकर बेचिए। कितनी बदतमीज लड़की है, लड़के वालों से बात करने की तमीज नहीं है। आंटी जी, जरा आप खुद को देखिए कि आप हम गरीबों से किस तरह बोल रही हैं। अच्छा होगा कि आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, नहीं तो आपकी इससे भी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। बारात गुस्से में वापस चली जाती है। दिया बिटिया, तुमने ये क्या किया? अब तुमसे शादी कौन करेगा बिटिया? कोई बात नहीं पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे। दिया अपने जादुई लहंगे की मदद से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करती है और एक बहुत ही बड़ी अफसर बन जाती है। कुछ दिनों बाद वही साधु बाबा अपने बेटे को लेकर दिया के घर आते हैं। दिया देखते ही साधु के बेटे को पसंद कर लेती है और कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद दिया खुशी खुशी साधु बाबा के घर अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। ये कहानी है सहेली की शादी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। अंजलि और तनु दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। वो हमेशा सारे काम एक साथ करती थीं।
पर अब उनकी शादी की उम्र हो गई थी। अंजलि के लिए रिश्ते वाले आने शुरू हो गए थे। फिर एक दिन, अंजलि, आज नूडल्स खाने का बहुत मन है, आज तो चल नूडल्स खिला दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल आज नूडल्स खा के आते हैं। अंजलि और तनु बाजार की तरफ नूडल्स खाने के लिए चल पड़ती हैं। नूडल्स खाते खाते अंजलि तनु को बोलती है, मुझे कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं तनु। ओए होए अंजलि, तुझे और लड़के वाले देखने आने वाले हैं। लड़का भी आ रहा है क्या? हाँ, फिर तो मजा ही आ जाएगा। देखना पड़ेगा आखिर वो क्या चीज है जो तुझे पसंद करेगा। अगले दिन अजय नाम का एक लड़का अंजलि को देखने आता है। अजय अंजलि की सादगी पर फिदा हो जाता है और शादी के लिए फौरन हाँ कह देता है। अजय के माता पिता जल्द से जल्द शादी करने के लिए उसके माँ बाप से कहते हैं। दोनों परिवार बहुत खुश होते हैं। अगले दिन अंजलि तनु के यहाँ मिठाई लेकर जाती है। ये ले तनु, मिठाई खा, मेरा रिश्ता पक्का हो गया, अगले महीने शादी है मेरी। क्या कहा अंजलि? अगले महीने शादी? अभी तो बहुत सारा काम है मुझे। नई ड्रेस लेनी है, मेहंदी वाले को बुक करना है, अरे ब्यूटी पार्लर भी तो जाना है। अरे अरे रुक तो सही, शादी मेरी है और तैयारी तेरी है। पहले मेरी शादी की तो शॉपिंग करा दे। ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? तेरी शादी की सारी शॉपिंग मैं ही करूँगी और तेरी शादी में पहले ही बता देती हूँ कि भरे भरे हाथों वाली मेहंदी लगवाऊंगी मैं। उससे पहले तुझे मुझे मेहंदी लगानी होगी, समझ गई? तुझसे लगवाऊंगी, नहीं तो नहीं लगवाऊंगी। ठीक है बाबा, मेहंदी मैं ही लगाऊंगी। ये सब तो ठीक है, पर तुम शादी करके तो मुझसे दूर हो जाओगी ना। मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? तुम चिंता क्यों कर रही हो? जब भी मन करे आ जाना मुझसे मिलने, मैं इसी शहर में रहूंगी। अंजलि और तनु जोर जोर से हंसने लगती हैं और फिर अंजलि अपनी शादी की तैयारियों में मशगूल हो जाती है। एक दिन तनु कॉलेज से वापस आ रही थी, तभी कुछ लड़के उससे बदतमीजी करने लगते हैं। कहाँ चली छम्मक छल्लो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है, पर बीवी नहीं है। तो क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? हाँ, शक्ल देखी कभी आईने में? शक्ल तो आईने में रोज देखता हूँ, पर तेरी शक्ल नजर नहीं आती मुझे उसमें। तनु से बदतमीजी करते हुए तनु गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ पर अंजलि का भाई ऋषि उन्हें देख लेता है और उनके बीच में आ जाता है और उन लड़कों की पिटाई कर देता है, जिससे वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। ऋषि और तनु एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो ये हादसा कभी किसी को नहीं बताएंगे। और फिर शादी का दिन भी आ जाता है। तनु तैयार होकर अंजलि के घर पहुंचती है, जहां ऋषि उसे देखता ही रह जाता है। कहाँ है मेरी दुल्हनिया? आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। अरे ओ ऋषि, तू यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ खो गया? मेरी सहेली को नजर लगाएगा क्या? हाँ, नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही। अरे बेटा, तुम दोनों तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। तुम दोनों को मेरी नजर न लग जाए। अरे नहीं नहीं आंटी जी, अपनों की नजर नहीं लगा करती। ऋषि, अब तू यहीं पर खड़ा रहेगा क्या? बारात आने वाली है, बारात का स्वागत भी तो करना है। चल मेरे साथ। ऋषि को ऐसे देखकर अंजलि उसको अकेले में ले जाकर उससे पूछती है, ऋषि, तुझे तनु अच्छी लगती है ना? पर वो हाँ, पर मैं तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझती हूँ। आखिर तेरी बहन हूँ जो। ऋषि वहाँ से किसी काम के बहाने चला जाता है। तभी बारात का शोर गुल सुनाई देता है।
सभी बारात देखने के लिए भागते हैं। ये ले, अब तेरी बारात आ गई। अब तो तू खुश है ना? तेरे दूल्हे राजा तुझे लेने आ गए। एक दिन तेरा राजकुमार तुझे भी लेने जरूर आएगा, सफेद घोड़े पर बैठकर जल्द ही। वरमाला के लिए दुल्हन को बुलाया जाता है। तब तनु अंजलि को लेकर पंडाल की तरफ चलती है। जैसे ही वो स्टेज पर अंजलि को लेकर पहुंचती है, वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और वो घबरा जाती है। तनु घबराकर अंजलि से पूछती है, अंजलि, ये है क्या जिससे तुम शादी करने वाली हो? क्या हुआ, होश उड़ गए ना तेरे? सच में होश उड़ गए अब तो मेरे, लेकिन अब तेरे होश उड़ाने की बारी है। क्या कह रही है तू? मैं कुछ समझी नहीं। अंजलि, मैं इससे तेरी शादी नहीं होने दूंगी। क्या बकवास करे जा रही है तू? मैं वरमाला डालने जा रही हूँ और तू कह रही है कि मैं इससे शादी ना करूँ? आखिर बात क्या है? बात ये है कि ये लड़का एक नंबर का छिछोरा और बदतमीज और गुंडा किस्म का लड़का है। इससे शादी करके तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। शोरगुल सुनकर अंजलि के माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी तनु सभी मेहमानों के सामने कहती है, ये लड़का एक नंबर का आवारा है। तनु जानती भी है क्या कह रही है और किस पर इल्जाम लगा रही है? मैं जानती हूँ अंकल जी, इस समय ये करना बहुत गलत है, लेकिन अगर मैं चुप रही तो मेरी सबसे प्यारी दोस्त अंजलि की जिंदगी अंगारों से भर जाएगी और मैं ये नहीं देख सकती। आज अंजलि की शादी है और आज के दिन तू ऐसी बातें कर रही है। मैं तुझ पर कितना विश्वास करता हूँ। विश्वास करते हो ना अंकल जी, तो मेरी बात मान लो, क्योंकि कुछ समय पहले ही इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और मैंने इसके जवाब में इसको एक जोरदार थप्पड़ भी मारा था। क्या ये सच है अजय? हाँ हाँ सच है कि मैं इसी के कॉलेज में पढ़ता हूँ, पर ये भी सच है कि ये मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं सिर्फ अंजलि को पसंद करता हूँ। ये मेरे बेवजह गले पड़ रही है। अंजलि, तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करना, ये झूठ बोल रहा है। मैं प्यार नहीं करती, ये एक नंबर का गुंडा है। जब तेरी दाल मुझसे नहीं गली तो तूने अब ये ड्रामा करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मेरी सिर्फ अंजलि है और मैं इसी से शादी करूँगा। मेरे जीते जी तो अजय तेरा सपना पूरा नहीं होने दूंगी मैं, इसीलिए तू अंजलि से शादी करने के लिए मना कर दे। सभी अंजलि के फैसले को सुनना चाहते थे। सभी की निगाहें अंजलि की तरफ लगी हुई थी कि तभी अजय बोलता है, ये लड़की हमारी बनी बनाई शादी को बिगाड़ रही है। इसको यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। इसको अभी मंडप से बाहर निकाल देता हूँ। तू होता कौन है मुझे मंडप से बाहर निकालने वाला? तेरी औकात ही क्या है? तेरी औकात तो अब मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। अजय तनु के ऊपर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी ऋषि उसका हाथ पकड़कर पीछे की ओर उसे धक्का दे देता है। अंजलि, मैं तो बस तुमसे शादी करने की जल्दी में था। जो ये लड़की हमारी शादी को बर्बाद कर रही थी, इसीलिए मैं उसको यहाँ से निकालना चाहता था। बहन, तनु सही कह रही है। ये बहुत ही बदतमीज लड़का है, हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है और इसने तनु से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। तभी मैंने तनु को बचाया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये लड़का तुम्हारे लिए देखा गया है। मैं यहाँ से शहर गया हुआ था। उस वक्त अगर मुझे पता होता कि अजय से तुम्हारी शादी हो रही है तो मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने देता। आप सब मेरा फैसला सुनना चाहते हैं ना? मेरा फैसला ये है कि मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो औरत की इज्जत करना ना जानता हो और जो औरत पर हाथ उठाए। आज जरा सी गलती पर एक अनजान लड़की पर इसका हाथ उठ गया। कल को मैं इसके साथ रहूंगी तो ना जाने मेरे साथ क्या करेगा। और मेरी सहेली कभी झूठ नहीं बोलती, खास तौर से मेरे लिए।
वो हमेशा मेरा भला ही चाहती है। वो मेरे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। अंजलि, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? बारात वापस चली जाएगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, बारात घर से वापस जाएगी, ये अच्छी बात नहीं होगी। अब कौन करेगा तुझसे शादी? मैं करूँगा। अंकल जी, मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, पर कभी कह नहीं पाया। अगर आपको ऐतराज न हो तो मैं अंजलि को अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। अरे, तुम तो मेरे दोस्त के बेटे राहुल हो। हाँ रमेश, मुझे अपनी बेटी मेरे घर के लिए दे दो। उसके बाद बारात वापस चली जाती है। अरे, अब आज शादी भी होगी या सब खड़े ही रहेंगे? रुकिए पिताजी, अभी मुझे किसी और की भी शादी करानी है। अब किसकी शादी करानी है? मेरी सबसे प्यारी सहेली और मेरे छोटे भाई की। पता है आप लोगों को, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो फिर ठीक है, आज तुम दोनों सहेलियों की शादी करा देते हैं। क्यों तनु, बनेगी मेरी भाभी और ऋषि की दुल्हनिया। उसके बाद तनु शर्मा के हाँ बोलती है। फिर अंजलि और तनु एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। फिर अंजलि की शादी राहुल से और तनु की शादी ऋषि से हो जाती है और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी है परी की शादी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं परी की शादी की कहानी। एक बार की बात है, पृथ्वी लोक से बहुत दूर परी लोक की दुनिया में टीना नाम की एक परी रहती थी। वो अक्सर पृथ्वी लोक पर घूमने आया करती थी। उसे पृथ्वी लोक की दुनिया बहुत पसंद थी। मुझे पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद है। यहाँ की ये ताजा हवा, हरियाली और यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे यहाँ आकर बहुत राहत मिलती है। टीना परी रोज शाम को कुछ समय के लिए पृथ्वी लोक पर आया करती और बहुत खुश होती और अपने समय पर परी लोक को लौट जाया करती थी। एक बार टीना परी पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी। वो जंगलों में घूम रही थी। वहाँ से दो चोर भी जा रहे थे। तभी उन चोरों की नजर उस परी पर पड़ती है और उन्होंने उस परी को देख लिया। उसे देखकर दोनों ने एक प्लान बनाया कि अरे वाह, वो देखो, ये तो एक परी है। क्यों न हम इसे पकड़कर शहर में बेच आएं, जिससे हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। और वैसे भी मैं ये छोटी मोटी चोरियां करते करते थक गया हूँ। इस परी को बेचकर तो हम अमीर हो जाएंगे। हाँ भाई, आप ठीक कहते हो। उन्होंने ये सोचकर एक जाल खरीदा और अगले ही दिन जंगल में उस टीना परी का इंतजार करने लगे। लेकिन तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी। वो भी वहाँ घूमने आया था। फिर दोनों चोरों ने उस लड़के से कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये हमारा इलाका है। ये सुनकर उस लड़के ने कहा, ये जंगल काफी दूर तक फैला हुआ है और ये बहुत बड़ा जंगल है। तो अगर ये आपका इलाका है तो कोई बात नहीं, मैं आगे जाकर घूम लेता हूँ। उस लड़के की बात सुनकर दोनों चोरों को बहुत गुस्सा आया और फिर उन्होंने उस लड़के से कहा, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना हम तुझे खूब मारेंगे।
वो लड़का उन दोनों चोरों के इरादों से अनजान था। उसे उन दोनों चोरों की बातें सुनकर बहुत हैरानी हुई, इसलिए वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगा। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ परी आई। परी को देखकर वो लड़का हैरान हो गया और पहली ही नजर में उसे उस परी से प्यार हो गया, क्योंकि वो परी बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन तभी उन दोनों चोरों ने उस परी के ऊपर जाल फेंक दिया और परी जोर जोर से रोने लगी। ये सब देखकर वो लड़का वहाँ आ गया। तभी एक चोर ने अपने दूसरे साथी से कहा, तुम उस परी को देखो और मैं इस लड़के को ठिकाने लगाता हूँ। उस लड़के के पास एक बड़ा सा डंडा था, जिससे उसने उस चोर की खूब पिटाई की। अपने साथी को पिटता देख दूसरा चोर भी मदद के लिए आ गया। तभी मौका देखकर टीना परी जाल से छूट गई और अपनी जादुई शक्ति से उन चोरों को उन्हीं के जाल में कैद कर दिया। परी ने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे पृथ्वी लोक घूमना बहुत पसंद है, इसलिए मैं रोज शाम को पृथ्वी लोक घूमने आया करती हूँ। अच्छा, इसका मतलब है मैं आपसे रोज मिल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इस तरह वो लड़का रोज परी से मिलने आने लगा और परी भी रोज उससे मिलने लगी। धीरे धीरे उनकी नजदीकियाँ बढ़ने लगी और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। उसके बाद वो दोनों शादी करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। तो आपने देखा दोस्तों, परी की शादी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद के लिए हमें आगे आना चाहिए। किसी को मुसीबत में देखकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि गलत लोगों के निर्णय भागकर सही निर्णय लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल जियो छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ये कहानी है गरीब सहेली की शादी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। कविता और तनु बचपन की दोस्त थी। साथ खेलना कूदना, उन्होंने एक ही स्कूल और कॉलेज में साथ में पढ़ाई की थी, पर अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। कविता और तनु दोनों के माता पिता उनके लिए रिश्ते की तलाश कर रहे थे। कविता ज्यादा पैसे वाली नहीं थी, उसके पिता फलों का ठेला लगाते थे, जबकि तनु के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। पर तनु ने अपने अमीर होने का कभी भी घमंड नहीं किया। वो अपनी सहेली कविता पर जान छिड़कती थी। तनु, तूने मेरे लिए इतना महंगा सूट खरीदा, पर क्यों? अरे भाई, आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड को देखने लड़के वाले आएंगे, तो ऐसे लगनी चाहिए कि सब देखते ही रह जाएं। तनु, मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी सहेली के रूप में मुझे बहन मिल गई। लड़के वाले कविता को पसंद कर लेते हैं और कविता की सगाई मनोज नाम के लड़के से तय हो जाती है।
तनु बेटे, ये लो, तुम भी मुंह मीठा कर लो। इस मिठाई पर सबसे पहला हक तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम कविता के सबसे करीब हो। सुमन, लड़के वालों का फोन आया था। शादी का मुहूर्त 10 महीने के बाद निकल रहा है। इससे पहले कोई भी मुहूर्त नहीं है। 10 महीने बाद का मुहूर्त तो बहुत लेट नहीं हो जाएगा? तुम्हें तो पता है जी, लड़कियों का सगाई के बाद इतने समय तक रुकना सही नहीं रहता। पर लड़के वालों से ये बात कह भी तो नहीं सकते। उनकी अपनी कोई मजबूरी है, इसीलिए बोल रहे हैं। उस वक्त कविता के माता पिता को जो भी ठीक लगा, उन्होंने बात मान ली। इसी बीच तनु का भी रिश्ता एक बड़े घराने में तय हो गया और 15 दिन के अंदर ही उसकी शादी भी तय हो गई। अंकल जी और आंटी जी, कविता अब 1 हफ्ते तक मेरे साथ मेरे घर रहेगी। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है और फिर तो पता ही है फिर कविता से मिलना मेरा कब हो। और कुछ महीनों बाद कविता की भी शादी हो जाएगी। फिर दोनों सहेलियां अपने अपने ससुराल में बिजी हो जाएंगी। ठीक है तनु बेटा, कविता तुम तनु की शादी तक उसके साथ ही रहो। तनु की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तनु कविता को अपने रिश्तेदारों से मिलवाती है। सब तनु और कविता की दोस्ती की बहुत तारीफ करते हैं। कविता बेटा, तनु की शगुन की मेहंदी लेकर लड़के वाले आ रहे हैं। बेटा, तुम जरा उनके लिए चाय पानी की तैयारियां देख लो, कोई कमी न रह जाए। जी आंटी जी, मैं अभी देख लेती हूँ। कविता, सागर जी का फोन आया था। उनका छोटा भाई यानी कि मेरा देवर विराट और चाचा जी की बेटी सोनम शगुन की मेहंदी लेकर घर आ रहे हैं। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। क्या बात है तनु भाभी, लगता है हमारा ही इंतजार हो रहा है। अरे देवर जी आप। अरे सोनम कैसी हो? कविता, इन लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। अरे भाभी, इतना तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बस 1 कप गरम गरम चाय मिल जाए तो बात बन जाए। जी, मैं अभी लाई। ये लीजिए चाय। और सोनम, आपके लिए क्या लाऊं? चाय या ठंडा? अभी कुछ नहीं, मैं बाद में ले लूंगी। अरे कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ये लो रसगुल्ला खाओ शगुन का, मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। सोनम, ये मेरी बचपन की सहेली कविता है। ये मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी दोस्त है। तनु कविता के बारे में विराट और सोनम को बताती है। यानी कि मेरा कोई चांस ही नहीं है। अरे मैं मजाक कर रहा था। वैसे कविता जी, आपकी होने वाली शादी की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही दे रहा हूँ मैं। बात वहीं खत्म हो जाती है। तनु की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। कविता की शादी का भी दिन आ जाता है। तनु अपने ससुराल वालों के साथ कविता की शादी में पहुंचती है। मोहनलाल जी, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, 8 लाख की बड़ी गाड़ी दरवाजे पर खड़ी होगी तभी ये डोली उठेगी, वरना अभी भी हम ये बारात वापस ले जा सकते हैं। हाँ अरुण नारायण जी, मैंने बहुत कोशिश की, बस 5 लाख ही जुटा पाया हूँ, जिसमें से काफी पैसे शादी की व्यवस्था में लग गए। आप बारात वापस मत ले जाइए, नहीं तो मेरी कविता बिटिया की जिंदगी खराब हो जाएगी। अरुण नारायण जी, मैं आपके आगे भीख मांगता हूँ, ऐसा ना कीजिए। मनीष बेटा, अपने पापा को समझाओ ना। मेरे पापा तो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मैं कविता से शादी तभी करूँगा जब आप बड़ी गाड़ी का इंतजाम करोगे। हाँ। कविता की बारात वापस चली जाती है। कविता फूट फूट कर रोने लगती है। सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे, लड़की की बारात वापस चली जाए तो दोबारा शादी के लिए लड़का नहीं मिलता। सही कहा आपने,
बेचारी लड़की की बारात वापस चली गई। अब भला इसका कौन हाथ थामेगा? तनु, मैं क्या करूं? मेरा मर जाना ही ठीक रहेगा। मेरी वजह से मेरे माँ बाबूजी को ये दिन देखना पड़ रहा है। पागल है क्या जो मरने की बात कर रही है? मेरे होते हुए मेरी सहेली के साथ कुछ गलत नहीं होगा। तू रुक, मैं अभी आई। तनु अपने ससुराल वालों से कुछ बात करती है और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए कविता को कहती है, कविता मेरी प्यारी सहेली, अब तक तो तू मेरी सहेली थी, क्या अब मेरी देवरानी बनना पसंद करेगी? देवर जी तुझसे शादी करना चाहते हैं। अंकल जी, आंटी जी, कोमल को हंसते हुए विदा कीजिए। भाभी, कविता से शादी के लिए मेरी भी एक शर्त है। कविता की आंखों में एक भी आंसू नहीं होना चाहिए। मुझे मुस्कुराती हुई कविता को अपनी पत्नी बनाकर घर ले जाना है। देवर जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आखिर भाई तो मेरा ही है ना, मेरे ऊपर ही गया है। और फिर सभी हंसने लगते हैं। फिर कविता और विराट की शादी करवा कर तनु अपनी दोस्ती का फर्ज निभाती है और खुशी खुशी दोनों सहेलियां एक ही घर में मिलजुल कर रहने लग जाती हैं। कहानी है सहेली की शादी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। अशोकपुर नाम के एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम कंगना था। कंगना एक अनाथ और बेसहारा लड़की थी। 2 साल पहले उसके माँ बाबूजी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कंगना का उसके माँ बाबूजी के अलावा और कोई भी नहीं था। कंगना अपने माँ बाबूजी की मृत्यु के बाद अकेली पड़ गई थी। कंगना बहुत सुंदर थी और बहुत मेहनती लड़की थी। वो अपना जीवन यापन करने के लिए खुद ही सिलाई का काम करती है और वो काफी अच्छी सिलाई करती थी। और उसकी 2 बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं, सोनाली और नीलम। ये ले कंगना, बता कैसा है ये सूट? वाह, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत जमेगा तुम पर। हाँ, पर ये मेरे लिए नहीं है, ये तेरे लिए है। पर हमारे लिए क्यों? वो इसलिए मैडम, क्योंकि हमारी नीलम को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं और ये चाहती है कि तू और मैं भी वहाँ पर मौजूद रहें। अब दुल्हन की सहेली भी तो अच्छी दिखनी चाहिए ना, नहीं तो क्या कहेंगे इसके ससुराल वाले कि कैसे दोस्त हैं। और तेरे पास इतना समय भी तो नहीं है कि तू हमारे साथ शॉपिंग पर चल सके, तो हमने खुद ही तेरे लिए सूट ले लिया। बता ना कैसा है? हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम जैसी दोस्त मिली है। चल ठीक है, अब अपना ये रोना धोना बंद कर और ये सूट पहन लेना कल, और थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लेना। चल कल मिलते हैं, बाय। ऐसा कहकर नीलम और सोनाली वहाँ से चली जाती हैं। नीलम सोनाली और कंगना को फोन करती है और उसे घर जल्दी आने के लिए कहती है। कुछ ही देर में लड़के वाले भी आ जाते हैं। लड़के के परिवार में उसकी माता, बहन और उसका दोस्त आया हुआ था। वो सब गाड़ी से उतरकर घर में जाने लगते हैं कि तभी रोहन की नजर सामने से आ रही कंगना पर जाती है। वो पीली सूट में बहुत ही सुंदर लग रही थी, किसी परी के जैसी। जैसे ही रोहन उसे एकटक देखता है, वो उसे देखता ही रह जाता है। क्या हुआ? कहाँ गुम हो गए? नितिन अपनी नजर रोहन की नजर के पीछे करता है तो उसे पता चलता है कि वो कंगना को देख रहा था। ओहो, अब समझ में आया क्या देख रहा है। कुछ भी तो नहीं, चल अंदर चले। इसके बाद सब घर के अंदर चले जाते हैं। नीलम की माँ नीलम को बुलाती है। कंगना और सोनाली
नीलम को बाहर लाते हैं। नीलम को देखकर नितिन बहुत खुश हो जाता है और रिश्ते के लिए हाँ बोल देता है। नितिन देखता है कि रोहन कंगना को देखे जा रहा है, तो वो रोहन के मन की बात भी बोल देता है। मुझे तो नीलम बहुत पसंद है, पर आंटी जी, हमें अपने दोस्त रोहन के लिए भी आपसे कुछ चाहिए। आप ना कहे तो कह दूं? हाँ, बोलो बेटा, ये तुम्हारा भी उतना ही घर है जितना कि नीलम का। दरअसल मेरे दोस्त रोहन को आपकी बेटी की सहेली कंगना बहुत पसंद है। अगर आप कंगना के माँ बाप से रोहन के रिश्ते की बात चलाए तो। बेटा कंगना? ऐसा क्या बोल दिया आंटी जी, जो आप इतना हैरान हैं? वो बेटा, कंगना का कोई भी परिवार वाला नहीं है। ये बेचारी अनाथ है। इसके माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से बेचारी अकेली है, पर बहुत ही गुणी है हमारी कंगना। कंगना भी ये सब अचानक से सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है। उसे इसकी कतई उम्मीद नहीं थी, पर कहते हैं ना, जोड़ी तो आसमान से बनकर आती है। वही हुआ आज। अचानक से रिश्ता तो आया नीलम के लिए था, पर भगवान का लिखा कौन टाल सकता है। हम भी आपको यही बताना चाहते हैं कि रोहन भी अनाथ है। उसका भी हमारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। पर मेरे लिए नितिन और रोहन में कोई अंतर नहीं है। जितना मेरे लिए नितिन है, उतना ही मेरे लिए रोहन है। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती कि दोनों सहेलियां एक ही परिवार में मिल जाएं। पर बहन, हम कंगना से पूछे बगैर हाँ नहीं कर सकते। इसकी टेंशन आप मत लो आंटी, इसको तो हम मना लेंगे। नीलम और सोनाली कंगना को एक कमरे में ले जाते हैं और उसे रोहन से शादी के लिए कन्विंस कर लेते हैं और कंगना उनकी बात मान जाती है। इसके बाद सोनाली बाहर आकर ये अनाउंसमेंट कर देती है, मुबारक हो, कंगना को भी शादी मंजूर है। बोले तो मजा आ जाएगा। इसके बाद रोहन कंगना से मिलता है और नितिन नीलम से। मिलने के बाद नितिन के परिवार वाले घर चले जाते हैं। मैं खुद को कितना बदनसीब समझती थी कि भगवान ने मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए, पर आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले और इतनी प्यारी माँ जो मुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा चाहती है। इस अनाथ को आपने नहीं बेटा, ये शब्द फिर से तू मुँह से मत निकालना। फिर मत कहना कि तू अनाथ है। हम हैं ना तेरे साथ। एक माँ के होते हुए कोई कैसे अनाथ हो सकता है। ये सब सुनकर सोनाली और नीलम की आंखें भर आती हैं। रीमा सुमन को फोन करती है और बताती है कि शादी की तारीख तय हो गई है और वो ये चाहती है कि नितिन और रोहन की शादी दोनों एक ही दिन हो और किसी चीज की कोई कमी ना हो। बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। तेरी शादी की तारीख तय हो गई है और तेरी और कंगना की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में होगी। हाँ माँ, तुम सच कह रही हो। मैं जाकर ये खुशखबरी सोनाली को और कंगना को सुनाती हूँ। नीलम दौड़ते हुए कंगना की दुकान पर जाती है। आराम से नीलम, तुझे चोट लग जाएगी। आखिर वो दिन आ ही गया। कौन सा दिन? अब हम तो हुए परदेसी, के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। बहुत बेसुरा गाती है तू। अपना फटा हुआ ढोल बंद कर और काम की बात बता। अच्छा जी, तो सुन कि कंगना और मेरी शादी की तारीख तय हो गई है। आज से ठीक 10 दिन के बाद हम तो तुझे छोड़कर अपने पिया के घर चले जाएंगे। ये सब सुनकर कंगना रोने लग जाती है। तब सोनाली उसे शांत कराती है। आज माँ और बाबूजी होते
वो कितना खुश होते। वो जहाँ भी हैं, वो वहाँ से सब देख रहे हैं और वो भी खुश होंगे कि उनकी बेटी को कितना अच्छा हमसफर मिला है। कंगना अपने आंसू पोंछती है। चलो ठीक है, हमको कुछ शॉपिंग भी करनी है और कैटरीना वाला लहंगा भी तो लेना है हमें, और हमें भी तो। और तू क्या लेगी कंगना? मेरे पास मेरी माँ की शादी का लहंगा है। मेरा बहुत मन है कि मैं वही पहनूं। उसको पहनने से मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी माँ मेरे साथ है। नीलम का घर फूलों से सजा हुआ होता है। हर तरफ फूल लगे हुए थे। लड़ियाँ भी चमक रही थी और मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। बच्चे इधर उधर खेल रहे होते हैं। कंगना और नीलम दोनों तैयार हो जाते हैं। वो दोनों बेसब्री से बारात का इंतजार कर रही थी। बारात भी आ जाती है। पंडित जी ने दुल्हनों को नीचे बुलाने के लिए कहा। सोनाली दोनों को नीचे ले आती है। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। शादी में कन्यादान के लिए पंडित जी पहले नीलम के पिता को पुकारते हैं। नीलम के पिताजी नीलम का कन्यादान कर देते हैं, जिसके बाद पंडित जी कंगना के पिताजी को बुलाते हैं, पर कोई वहाँ पर नहीं आता। वो उसे दूसरी बार बुलाते हैं। कहाँ हैं इनके पिताजी? वो आगे क्यों नहीं आ रहे? पंडित जी, हमारे पिताजी नहीं हैं, हम अनाथ हैं। इतने में नीलम के पिताजी आगे आ जाते हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मेरे लिए तुम में और नीलम में कोई फर्क नहीं है। जैसे नीलम मेरी बेटी है, वैसे तुम भी हो। लोगों को तो एक भी कन्यादान नसीब नहीं होता, और देखो मैं कितना नसीब वाला हूँ। मुझे 2 बेटियों का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या मैं आपको पिताजी बुला सकती हूँ? हाँ बेटा। आपने मुझ अनाथ को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है। आपने मुझ जैसी कन्या का विवाह करवाया और कन्यादान भी किया। सच में मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ जो मुझे इतने प्यार करने वाले लोग मिले हैं। इसके बाद कंगना और नीलम की शादी संपन्न हो जाती है। वो खुशी खुशी अपने ससुराल में चली जाती हैं और उन दोनों को अपने ससुराल में बहुत प्यार मिलता है। और कंगना अब अनाथ नहीं है। रोहन के माँ बाप भी उसके माँ बाप हैं।